अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष CUET साल 2022 में पूछे गए ज्योग्राफी और जियोलॉजी के सारे सवाल लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, परीक्षा का स्टैंडर्ड पहले के मुताबिक यानी कि जैसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे उससे काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए आप सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि कृपया करके अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड भी उसी तरीके से बढ़ाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट लीजिए, देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस फेस कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूछा जा रहा है। आप कितनी अपनी एनालॉजी लगाते हैं, कितना अपना रीजनिंग स्किल लगाते हैं, कितना चीजों को सॉर्ट आउट कर पाते हैं, उस हिसाब से अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू डिफाइन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब इनमें से ये जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन सा डिफाइन करता है। पहला है ऑप्शन कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, change in number of person of a territory during a specific period of time, ratio between the number of women and men in population, number of person living in per square kilometer area। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, आपको फटाक से गेस करना है। इसके बाद मैं भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज नथिंग बट डेंसिटी। डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं और पर स्क्वायर किलोमीटर उसको डिवाइड कर देते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकल जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन इंडोनेशिया एंड मलेशिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। मलेशिया और इंडोनेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और किस नाम से जाना जाता है। झूमिंग, मिल्पा, लाडंग या फिर वेटिकल्चर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लाडंग। इंडोनेशिया मलेशिया में लाडंग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जाना जाता है। झूमिंग इंडिया में बोलते हैं इसे झूम खेती, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऐसा होता है कि एक जगह पर कुछ साल खेती की गई, इसके बाद फिर उस जगह को छोड़ देते हैं और फिर दूसरे जगह पे करते हैं। फिर वो उसकी उर्वरता शक्ति जो है वो वापस आ जाती है 3-4 साल के बाद, तो फिर से उस जगह पे करते हैं। तो इसको ऐसा शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रूरल इंडस्ट्रियल रीजन इज लोकेटेड। तो रूरल इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां है, तो ये आपको पता ही होगा, ये है जर्मनी में। जर्मनी का रूरल इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है, बहुत हेवी इंडस्ट्रीज है वहां पे और इसके लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड वाइड ही। और आपको बताना है कि जर्मनी में सबसे ज्यादा किस चीज की इंडस्ट्रीज हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करती है, उसे किस तरीके के इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बेसिक इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसका सही उत्तर है बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंस विच ईयर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से साल से भारत में पहली बार रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ। तो इसके ऑप्शंस हैं 1920, 23, 16 एंड 1925। तो इसका सही उत्तर है 1923। 1923 में भारत में पहली बार ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहुंच चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। NH1, NH2, NH8 एंड NH7। तो इसका सही उत्तर है NH7। और अब जो वैसे तो अभी जो फिलहाल भारत की सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो है NH44 और NH7 भी उसी का हिस्सा है। इनफैक्ट अब पहले, मतलब आज से तकरीबन मैं समझता हूं कि शायद 4 साल पहले या 5 साल पहले तक NH7 था, लेकिन अब NH44 हो चुका है और NH44 का हिस्सा NH7 है अभी फिलहाल। तो कंफ्यूज मत होइएगा और ऑप्शन के अनुसार हम चलते हैं। NH44 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए NH7 ही होगा इसमें। ऑलराइट।
आगे बताए। अच्छा, आपको बताना है कि NH2 और NH1 कहां से कहां तक गुजरती है। NH1 NH2 कहां से कहां तक गुजरती है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। नेम द टेलीकम्युनिकेशन सर्विस व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड एज मास मीडिया। देखिए, ये नॉर्मल आपका जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। मास मीडिया इनमें से कौन नहीं है? मोबाइल फोन, रेडियो, टीवी या न्यूज़पेपर। तो देखिए, रेडियो तो है भाई, रेडियो तो मास मीडिया है, कई लोग को खबर प्रकाशित होती है, टेलीविजन भी है, न्यूज़पेपर भी है। बट मोबाइल क्या है? मोबाइल इज पर्सनल काइंड ऑफ फोन। ठीक है, इससे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बातचीत करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होता है तो एक इंसान जनरली लेता है, माना जाता है। तो दैट इज व्हाई मोबाइल फोन इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज मास मीडिया। In which of the following period negative growth rate of population was recorded in India? इनमें से कौन से साल के दौरान, मतलब 10 वर्षों के अंतराल में नेगेटिव ग्रोथ, पॉपुलेशन की नेगेटिव ग्रोथ हुई? 1901 से 11, 1911 से 21, 1951 से 61 या फिर 1971 से 81? इसका सही उत्तर है 1911 से 21। इसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई थी पॉपुलेशन की। नेगेटिव ग्रोथ पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ कि जितने लोग पैदा नहीं हुए उस 10 साल के अंतराल में, उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। ये मृत्यु किसी भी कारण से हुई होगी। इनफैक्ट हो सकता है भूखमरी हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ा महामारी आ चुका हो, कई कारण हो सकते हैं इसके। लेकिन इस साल ये 10 वर्ष के अंतराल में नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ पनामा कैनाल। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 117 किलोमीटर या फिर 195 किलोमीटर? इसका सही उत्तर होगा 72 किलोमीटर। और आपसे गुजारिश है कि आप कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइए कि स्वेज कैनाल की लंबाई कितनी है। स्वेज कैनाल की लंबाई कितनी है? आगे बढ़ते हैं। नीरू मीरू is a watershed development and management program is associated with which of the following? नीरू मीरू वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये कहां पर शुरुआत किया गया था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आंध्र प्रदेश। ऑलराइट। हालांकि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस तो बहुत मुश्किल नहीं है, बट हिस्ट्री के और पॉलिटी के कंपैरेटिवली काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, मतलब स्टैंडर्ड उनका काफी हाई था। द बिग ट्रक रूट रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? द बिग ट्रंक रोड कहां से कहां तक गुजरती है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन है, साउथ अटलांटिक ओशियन है या फिर साउथ पैसिफिक ओशियन है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक कहां पे है आपको पता ही है। अगर वर्ल्ड मैप पे जाएं तो इस तरफ ये अमेरिका हो गया, इस तरफ यूरोप, नीचे अफ्रीका, ये है अपना अटलांटिक। ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया, ये साउथ अटलांटिक हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है? ये यूएस वाला पार्ट हो गया नॉर्थ अमेरिका, इधर नीचे साउथ, ब्राजील और अर्जेंटीना वगैरह, है ना। तो ये बात है, समझ में आ गई होगी बात। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक में द बिग ट्रंक रोड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशन्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? ओखला इन दिल्ली, तारापुर इन महाराष्ट्र, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश या फिर नरोरा इन यूपी? तो इसका सही उत्तर है मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश हैज बीन आइडेंटिफाइड या कमीशन्ड एज जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। मणिकरण याद रख लीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि आप कृपया करके जम्मू कश्मीर में कौन सा जियोथर्मल एनर्जी प्लांट है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग व्हिच 5-year प्लान इन इंडिया? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग व्हिच 5-year प्लान इन इंडिया? 4th, 2nd, 6th या फिर 5th? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 4th 5-year प्लान। 1973 और 74 में स्टार्ट किया गया था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और बहुत सारे नहर या सिंचाई के साधन शुरू किए गए थे, बहुत सारे कुएं खुदवाए गए थे, या फिर बड़ा बोरिंग के नाम से क्या कहते हैं कि एक स्टार्ट किया गया था गांव-गांव में, जहां पर पानी और सिंचाई की व्यवस्थाएं की जाती थी। तो वो भी एक था ड्रॉट प्रोन एरिया, लोगों को सूखा से बचाने के लिए, फसलों को सूखा से बचाने के लिए 1973-74 में 4th 5-year प्लान के दौरान ये शुरू किया गया था।
आगे बढ़ते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉपुलेशन बॉम्ब। द पॉपुलेशन बॉम्ब एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं एहरलिच, ऑलराइट, एहरलिच, पॉल आर एहरलिच इनका पूरा नाम है, पॉल आर एहरलिच, और ये हैं द पॉपुलेशन बॉम्ब के लेखक। अगला सवाल, द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ। स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ रूरल रिन्यूअल मिशन, रूरल शौचालय मिशन, अर्बन रिन्यूअल मिशन या फिर अर्बन शौचालय मिशन। तो इसका सही उत्तर होगा रूरल रिन्यूअल मिशन। स्वच्छ भारत मिशन इसका हिस्सा है, रूरल रिन्यूअल मिशन। आगे बढ़ते हैं, which of the following state of India has the lowest rank in Human Development Index according to Indian National Human Development Report 2011। नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 के अनुसार इनमें से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे स्थान किसका है? राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा? इसका सही उत्तर है बिहार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, in the production of cotton India stands at which rank in the world cotton production, first, second, third और fourth? कॉटन के प्रोडक्शन में, कपास की खेती में भारत का कौन सा स्थान है? तो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सेकंड, दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है भारत का पूरे विश्व में कॉटन यानी कि कपास की खेती में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ चले हैं, द इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड रेलवेज चैनल टनल जॉइंस विच टू सिटीज ऑफ यूरोप? रोम, बर्लिन, जेनेवा, एम्स्टर्डम, लंदन, पेरिस, मॉस्को या फिर स्टॉकहोम? तो इसका सही उत्तर है लंदन पेरिस। लंदन पेरिस को ज्वाइन करता है अंडरग्राउंड रेलवेज चैनल टनल जिसे बोलते हैं अंडरग्राउंड रेलवेज है, यूरोप में लंदन और पेरिस को ज्वाइन करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, Which of the following is not a metallic mineral? आयरन, माइका, कॉपर या बॉक्साइट? तो इसका सही उत्तर है माइका। देखिए माइका जो है वो इंसुलेटर का काम करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो हम होम अप्लायंसेस मतलब घर के घरेलू कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, टीवी हो गया, है ना, इन सब चीजों में माइका का यूज किया जाता है। माइका जो कि कोडरमा झारखंड में काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है माइका। हिंदी में इसे अभ्रक कहते हैं, अभ्रक, है ना। तो माइका इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, नेम द सिटी वेयर एशियाज लार्जेस्ट स्लम धारावी लोकेटेड। धारावी स्लम कहां पर लोकेटेड है? तो बताइएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में लोकेटेड है क्या एशियाज लार्जेस्ट स्लम धारावी। हाउ मच वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू लिव इन अर्बन एरियाज बाय 2050? साल 2050 तक विश्व का कितना पॉपुलेशन एस्टिमेट किया जा रहा है कि अर्बन एरियाज में रहेगा? तो इसका सही उत्तर है 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, समवेयर अराउंड 66% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन अर्बन एरियाज, है ना, मतलब नगरीकरण की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, The level of steady noise is measured by sound level expressed by which one of the following? तो इसका सही उत्तर है डेसिबल, डीबी, डेसिबल। डेसिबल में नॉइज को मेजर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, Which of the following is not an approach to human development? बेसिक नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच, नीड फुलफिलमेंट अप्रोच या फिर वेलफेयर अप्रोच? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा नीड फुलफिलमेंट अप्रोच। ये नहीं है, बाकी सब के सब ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोच में शामिल हैं, चाहे बेसिक हो, कैपेबिलिटी हो, वेलफेयर हो, बट नीड फुलफिलमेंट अप्रोच इज नॉट इन दिस कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पहुंच चुके हैं। द न्यूक्लियस ऑफ गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन इज वडोदरा, जामनगर, भरूच, कोजाली, अहमदाबाद, बड़ोदरा या फिर वलसाड, जामनगर? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी, दैट इज अहमदाबाद, बड़ोदरा। अहमदाबाद, बड़ोदरा। द न्यूक्लियस ऑफ गुजरात इंडस्ट्रियल रीजन इज अहमदाबाद, बड़ोदरा। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम पहुंच चुके हैं। Which one of the following cities became the mega city by 1950? साल 1950 तक इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी बन चुका था? पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली या फिर शेंजेन? तो इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। इनफैक्ट न्यूयॉर्क और जापान की राजधानी टोक्यो दोनों के दोनों ही ये मेगा सिटी में शामिल हो चुके थे साल 1950 तक, बट इस ऑप्शन में इनफैक्ट टोक्यो है नहीं, तो न्यूयॉर्क इज राइट आंसर, यूएस। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन भारमौर रीजन वाज नोटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मतलब कि ट्राइबल की डेवलपमेंट के लिए कोई प्रोजेक्ट चलाया गया था भारमौर में। ये कब शुरू किया गया था? 1960, 1980, 1985 या फिर 1975? तो इसका सही उत्तर है 1975 में, और ये भी इंदिरा गांधी के समय में शुरू किया गया था। भारमौर जो जगह है वो है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, भारमौर जो जगह है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग वाला है। तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कैगा ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं और इधर स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें से अगर दो भी आपको पता होगा तो आप जरूर कर ले जाएंगे। नरोरा मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में है, गंगा के किनारे है नरोरा। कल्पक्कम भी पता होना चाहिए आपको, जनरली मतलब ये दोनों न्यूज में रहते हैं बहुत ज्यादा, तो तमिलनाडु। अगर ये दो मुझे पता है तो सी का 2 देखिए, सी का 2 किसमें है? सी का 2 मुझे एक ही दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, सी का 2 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो आइए हम बता देते हैं आपको कि क्या क्या होगा। तारापुर महाराष्ट्र में, ये भी मतलब मुझे तो पता है, बट अगर नहीं भी पता हो तो मिलान हो जाएगा ऐसे। कैगा जो है ये कर्नाटका में है, बस। तारापुर महाराष्ट्र, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी, कैगा इन कर्नाटका, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है। क्या है भाई? इधर माइंस रिफाइनरी है और इधर सेंटर्स है। कहां कहां है? आयरन ओर माइन, कॉपर माइन, ऑयल रिफाइनरी, बॉक्साइट माइन। डिगबोई, दुर्ग, मैकाल हिल और खेतड़ी। देखिए मुझे पता है कि खेतड़ी राजस्थान में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो कॉपर माइन हम बी का 4 में मिलान कर देते हैं। बी का 4 देखिए ऑप्शन किस किस में है, तो मुझे दो ही ऑप्शन दिख रहा है, बी और सी। इसका मतलब आंसर ए और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि कॉपर माइन खेतड़ी में है। बाकी ऑयल रिफाइनरी भी मुझे थोड़ा सा पता है कि डिगबोई में है, आसाम में है ना, डिगबोई में, आसाम में। अब सी का ए देखिए, सी का ए किस में है? पहले में, इसलिए पहला उत्तर सही हो गया, बस। तो ऐसे ही करना होता है, एलिमिनेट कीजिए फटाफट। हाँ, गलत कर दिया क्या मैंने? देखिए सी का ए, सी का ए, और कॉपर माइन बी का 4, बी का 4 नहीं, ये गलत होगा थोड़ा सा, ये नहीं होगा, सी होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। देखिए क्या होगा, बी का 4 कॉपर माइन इज खेतड़ी, ऑयल रिफाइनरी इज डिगबोई, सी का ए। इसके बाद बॉक्साइड माइन मुझे पता नहीं है, ठीक है, बॉक्साइड माइन कहाँ है, लेकिन ये है मैकाल हिल में, डी का 3 मैकाल हिल। और आयरन ओर माइन कहाँ है? ये है दुर्ग, छत्तीसगढ़ में है ना, दुर्ग छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से हम मिलान कर दो। तो दो अगर ऐसे 4 मिलान वाले में दो हमें सही सही बिल्कुल पता होता है, तो जनरली 95% चांसेस है कि वो उत्तर मेरा सही हो जाएगा पक्का। तो आपको भी ऐसा ही करना है, गेस करना है थोड़ा सा, जो चीजें आपको पता होती है उसके अनुसार क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा, जो भी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, एक के अंदर 4 क्वेश्चन डाले होते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता ही है। देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है। ये सारे टर्म्स का मीनिंग बहुत कम लोगों को पता होगा, सही बताऊं तो। और क्लास 12 मतलब कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को तो बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर पता होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर किया जा सकता है। एंथ्रोपोड पोर्ट्स, नेवल पोर्ट्स, पैकेट पोर्ट्स, ऑयल पोर्ट्स, मतलब किस तरीके के पोर्ट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। और इस तरफ है टैंकर पोर्ट्स, कलेक्शन सेंटर्स, वॉरशिप्स और फेरी पोर्ट। आपको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए तो इंडियन नेवल फोर्सेस बोला जाता है इंडियन नेवी को। इसका मतलब हो सकता है कि नेवल पोर्ट्स जो है वो वॉरशिप्स वहां पर हमारे तैयार रहते हैं। वॉरशिप्स मतलब इंडियन नेवी की जो शिप्स होती हैं जो लड़ाई के लिए बनती हैं, उसमें से पनडुब्बिया और बाकी भी आईएनएस वाले जितने भी ले लीजिए सीरीज के, तो वो वॉरशिप्स होते हैं। तो नेवल पोर्ट वॉरशिप। बी का 3 आपको दिख रहा है कहीं पे? बी का 3 मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है बस, ऑप्शन सी बी का 3, बाकी किसी में है ही नहीं। तो मैं श्योर हूं ऑलमोस्ट कि ये सही उत्तर हो जाएगा।
ए का टू मतलब क्या है? हाँ, एंथ्रपोर्ट, पोर्ट्स का मतलब कलेक्शन सेंटर होता है। ऑयल पोर्ट्स का मतलब टैंकर पोर्ट जरूर होगा, क्योंकि ऑयल पोर्ट्स है वहां पर तेल लिया दिया जाएगा, मतलब कि बाहर से तेल आएगा वहां पर ऑयल पोर्ट्स पे, ठीक है ना। पैकेट स्टेशन इज फेरी पोर्ट्स। तो 3 का जो है, ए का 2, बी का 3 वॉरशिप्स, सी का 4 और डी का 1 दैट इज ऑयल पोर्ट्स का टैंकर पोर्ट्स। तो सी इज करेक्ट आंसर ओवर है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं। एक बार फिर से आप ध्यान से यहां देख लीजिए जो मैंने मैच किया है, ठीक है। 10 सेकंड आप रोक के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर लगता है आपको कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, तो आप स्पीड तेज कर सकते हैं। किसी को ऐसा भी लगता है, कई बार कंप्लेन आती है कि आप तेज बोलते हैं, तो आप स्पीड को कम कर लीजिए, यूट्यूब की ये फैसिलिटी तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है रेलवे जोन और हेडक्वार्टर। वाह, रेलवे जोन और हेडक्वार्टर कहां कहां है भाई? नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो हमें पता है, थोड़ा सा गेस्ट करने की कोशिश कीजिए, सारा नहीं भी याद हो तो सदर्न का मुख्यालय कहां हो सकता है? चेन्नई ही हो सकता है, मुंबई तो होगा नहीं ना, ठीक है। सदर्न का मुख्यालय कहां हो सकता है? चेन्नई हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि डी का 1 में मैच किसमें है। डी का 1 मैच एक ही दिख रहा है मुझे, सी सिर्फ, इसलिए ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए हम मैच कर लेते हैं इसको। ए का 4 मतलब नॉर्दर्न जोन का मुख्यालय दिल्ली में है। बी का 3 मतलब ईस्टर्न का कहां है? कोलकाता में है। वेस्टर्न का कहां है? मुंबई में है। बस थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, बिल्कुल सही उत्तर है। पॉज भी कर सकते हैं वीडियो और देख सकते हैं आराम से। नॉर्दर्न का मुख्यालय कहां है? न्यू दिल्ली में है। ईस्टर्न का कहां है? कोलकाता में है। वेस्टर्न का कहां है? मुंबई में है। सदर्न का कहां है? चेन्नई में है। बस आगे बढ़ते हैं। ये है ऑयल रिफाइनरीज और कहां कहां लोकेटेड है। कोयली, बरौनी, डिगबोई, कोची। तो ये तो आसान है, आपको पता ही होना चाहिए। देखिए कोची केरला में है, पता ही होगा आपको। डिगबोई कहां है? आसाम में, ये भी पता होना चाहिए, है ना। और बरौनी कहां है? बिहार में, बेगूसराय, ठीक है। तो 4 का 1 कोची, 4 का 1 मतलब कि डी का 1, ये 2 ऑप्शन दिखा रहा है मुझे, ठीक है। डी का 1 मुझे 2 ऑप्शन दिखा रहा है, इसको पहले हटा देते हैं। कोची केरला, डिगबोई असम, बरौनी बिहार, कोयली गुजरात। बरौनी का 3, बस यही आंसर हो गया, ठीक है ना। ये देख लीजिए, थोड़ी देर पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। रूरल सेटलमेंट यानी कि जो ग्रामीण सेटलमेंट होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं, उनमें से हमें पहचानना है कि कौन कौन से सही हैं। These settlement act as nodes of economic growth। ये तो मुझे सही लग रहा है। People are less mobile in villages. Settlements are specialized in agriculture and other primary activities। ये भी सही लग रहा है। Life is complex and fast and social relations are formal। ये बिल्कुल गलत लग रहा है। लाइफ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सीधी साधारण लाइफ है गांव की, और पीपल जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। जैसे गांव में किसी को कुछ होता है तो पूरा गांव दौड़ पड़ता है, उसका कोई फॉर्मल रिलेशन सिर्फ नहीं होता है ना। तो सोशल रिलेशंस अमंग पीपल आर इंटीमिडेट। सोशल रिलेशंस अमंग पीपल आर इंटीमिडेट, यस। मतलब कि गांव के जो सोशल रिलेशंस होते हैं वो एक दूसरे के जाने हुए होते हैं, बिल्कुल सबको एक दूसरे से मतलब होता है, जानता है। तो हमें 2 चीजें तो पता है, कौन कौन सी? सी और ई। सेटलमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी। एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग एंगेज होते हैं और दूसरे प्राइमरी सेक्टर्स में। और ई जो है सोशल रिलेशंस अमंग द पीपल आर इंटीमिडेट, मतलब कि सी और ई तो जरूर होगा ही होगा। सी और ई हमें देखना है कि किस किस ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन में है, सी और डी में, सी और ई, है ना। तो अब हमें एक एलिमिनेट करना है कि सी और डी में कौन सा उत्तर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 32 है ना। तो ऑप्शन बी को देखिए, पीपल आर लेस मोबाइल इन विलेजेस। हाँ, बहुत ज्यादा इधर उधर भागते फिरते नहीं है, आराम से वो मजे से रहते हैं, मतलब सीमित चीजों में रहते हैं। बस खेती करना है, खेत पर जाना है, वापस आ जाना है, तो ये ज्यादा होगा। अच्छा, ठीक है ना।
तो ये जो उत्तर होगा बी, सी और ई, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इधर कोशिश करते हैं बताने की। पीपल आर लेस मोबाइल इन विलेजेस, बिल्कुल सही है। सेटलमेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी, और इधर है सोशल रिलेशंस अमंग पीपल आर इंटीमेट। तो बी, सी एंड ई इज राइट आंसर। ऊपर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है भाई? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली कंसर्निंग इंडियन रेलवेज। Indian Railways is one of the longest in the world. It is largest government undertaking in the country. Indian Railways is divided into 20 zones and Indian Railway was introduced in 1953. देखिए, आपके दिमाग में 2-3 चीजें तो आ चुकी होगी। Indian Railway was introduced in 1853, ये सही उत्तर है, बिल्कुल सही है। Indian Railway is divided into 20 zones, नहीं 20 जोन तो नहीं है, 17 है, और अगर हम कोलकाता मेट्रो को जोड़ते हैं तब 18 जोन होते हैं शायद, तो 17 जोन है, इसका मतलब ये गलत है। इट इज लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, ये हमें कहीं सही लग रहा है, काफी ज्यादा हद तक है ना। 33 सही लग रहा है, तो इट इज लार्जेस्ट अंडरटेकिंग, यस। इसके बाद इंडियन रेलवेज इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सही, ये भी बात सही है। तो ए बी डी हमें सही लग रहा है, तो ए बी डी कहां है? ऑप्शन डी में। Indian Railways is one of the longest in the world. It is largest government undertaking in the country. Indian Railway was introduced in 1853. It is correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। Carefully read the sentence about Human Development Index. Kerala is top in Human Development Index. ये बिल्कुल सही बात है। State showing higher total literacy rates have huge gaps between male and female literacy. ये जरूरी नहीं है, हालांकि केरला की जो लिटरेसी है उसमें मेल और फीमेल में गैप नहीं है, इसलिए ये खारिज करता हूं इसको, बी वाले को। उड़ीसा इज अमंग टॉप 5 स्टेट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी एंड इंडिया हैज बीन अमंग मीडियम HDI कैटेगरी, तो यस डी तो सही है। इंडिया मीडियम ही है, मतलब समवेयर अराउंड 0.645 है इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ए और डी मुझे सही लग रहा है, इसलिए सही उत्तर सी होगा, ए एंड डी। केरला इज टॉप इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड इंडिया हैज बीन अमंग मीडियम HDI कैटेगरी। बाकी दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं वो गलत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हाँ, आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के कौन से फीचर इनमें से नहीं हैं? क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो कम्युनिटीज आर क्लोजली निट, ये तो सही है, मतलब नॉट में ये सही नहीं आएगा। पीपल शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट साइट इज रिलेटिवली लार्ज, ये भी गलत लग रहा है, मतलब छोटा होता है, लार्ज नहीं होता है। And economic activities are very specialized. Economic activities are very specialized, तो ये भी गलत है, मतलब इसका सही उत्तर जो होगा वो सी और डी होगा। यहाँ नॉट देखिए, नॉट पे ध्यान दीजिए, मतलब न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का कौन सा हिस्सा नहीं है इनमें से, मतलब कौन सा तथ्य उनको सूट नहीं करता है। कम्युनिटीज आर क्लोजली निट, पीपल शेयर कॉमन ऑक्यूपेशन, ये दोनों के दोनों वैसे मतलब वो होने चाहिए, इसके पक्ष में है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट के साथ हैं, लेकिन यहाँ नॉट है, मतलब कौन सा नहीं है, तो ये सी और डी होगा। सेटलमेंट साइज इज रिलेटिवली लार्ज, लेकिन छोटा होता है, सेटलमेंट साइज जो है वो छोटा होता है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड, है ना, तो ये भी गलत है। स्पेशलाइज्ड नहीं होता, वो नॉर्मल होता है, बिल्कुल स्पेशल कुछ होता है, काम चलाऊ लोग होते हैं बिल्कुल न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में, तो सी और डी सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट्स। एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड, एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड बाय 4 major companies, air transport in India was launched between Allahabad and Naini, and Bharat Airways Himalayan Aviation Limited joined the services. तो इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है, कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में। एयर ट्रांसपोर्ट, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में चला था, नेशनलाइज 50s में हुआ था,
और 4 मेजर कंपनीज के बीच में जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड था वो लास्ट 48-47 में हुआ था। तो हम इतना कर सकते हैं कि CBA ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सही। CBDA मतलब आप देखिए क्या होगा। सबसे पहले होगा एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड 1911, सी। इसके बाद बी, ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइडेड द 4 मेजर कंपनीज, ठीक है, ये 1947-48 में हुआ था। इसके बाद ये 51-52 में ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड एंड भारतीय एयर हिमालय एविएशन जॉइंट सर्विसेज ये लेट 50s में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, CBDA। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। Arrange the following approaches in sequence according to their periodical development: spatial organization, regional analysis, humanistic approaches and aerial differentiation। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 37 का, ये है आपका BDAC। मतलब सबसे BDAC रीजनल एनालिसिस आएगा, इसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन आएगा, इसके बाद स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन आएगा, इसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आएगा। ऑलराइट, तो BDAC इज करेक्ट आंसर ओवर है। थोड़ा देर पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग एग्लोमेरेटेड सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन ऑर्डर: दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है वैसे तो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, क्योंकि मुंबई पहले होना चाहिए, इसके बाद दिल्ली आना चाहिए, इसके बाद चेन्नई और कोलकाता। तो लेट अस सी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, यस इट्स CBADC। ऐसे BACD होना चाहिए, क्योंकि यहां पर C होना चाहिए, क्योंकि चेन्नई का जो पॉपुलेशन है वो कोलकाता से ज्यादा है। एग्लोमेरेटेड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, सॉरी, कोलकाता का पॉपुलेशन चेन्नई से ज्यादा है, इसलिए कोलकाता पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द डेवलपमेंट फॉलोइंग अप्रोचेस इन ज्योग्राफी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर: एरियल डिफरेंशिएशन, पोस्ट मॉडर्निज्म, रीजनल एनालिसिस एंड बिहेवियरल स्कूल। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 39 का, ये होगा CADB। दिस इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40th। अरेंज द फॉलोइंग रीजन्स इन लो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी: ओशियानिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ACDB मतलब सबसे पहले आएगा ओशियानिया, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद आएगा आपका यूरोप और लास्ट में आएगा अफ्रीका, है ना। यूरोप की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अफ्रीका से कम है, आप जान लीजिए इस बात को। तो दिस इज ऑल अबाउट। आगे अगर बढ़ेंगे आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये आपको पैसेज पढ़ के उसके आंसर देना है। इंदिरा गांधी नहर कमांडेड एरिया, और उसके आधार पर आसान सा प्रश्न पूछा गया है। ये कुछ नहीं है, बस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पढ़ने में आपको वक्त लगेगा थोड़ा सा 3-4 मिनट, और उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो इसलिए क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग वाली जो बात है वो आप अपनी तेज कर लीजिए, धीरे धीरे पढ़ने की आदत, स्टेटमेंट्स या फिर जो टेक्स्ट है उसको पढ़ने की आदत डालिए, तो ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऑलराइट।